जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग पहले लिंक को कॉपी करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी मित्र मंडली है, सबको एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी क्लास, अगर आप लोग तैयार हैं तो सभी लोग रेडी लिखिएगा और हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे कि कल हमारे अखिलेश और आदित्य कितनी बार फेल हुए हैं। एसएससी जीडी में अखिलेश तो बेचारा 2018 में फाइनल में पहुंचा था, ठीक है, और रिटर्न क्वालिफाई किया, बाद में फाइनल मेरिट में उसको निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, फिर लड़ा, फिर जीत गया। और इस बार जो है वो लाइन जो है ना, ये बॉर्डर लाइन इसके पार है, समझो, पीछे नहीं आ जाएगा। तो यही है कि अगर आप लोग जो है लगातार लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर आप लोग एक बार लिखिएगा, सभी लोग रेडी, हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर को जो है वह किसने हराया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बेटा? सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त कौन था? तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था बच्चा? मौर्य वंश का संस्थापक था। और इसने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर, ठीक है, घनानंद को हराकर यह कौन बना था? राजा बना था। इसके गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, यह राजा कब बनता है? तो मतलब तो यह राजा जो होता है वो चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में बनता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसने यह किस धर्म को मानता है? तो यह जैन धर्म का अनुयायी होता है। किसका? जैन धर्म का अनुयायी है। और जैन धर्म की इसने शिक्षा किससे ली होती है? तो भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही कौन आया था? तो मेगास्थनीज नामक एक राजदूत आया था। ठीक है, जिसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना की। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी मृत्यु कब होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो होती है 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा कि तख्त ए ताऊस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर था, मोहम्मद शाह था, शाह आलम द्वितीय था, या जहांदार शाह था? तो देखिएगा, सबसे पहले तो तख्त ए ताऊस जो था, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसको बनवाया था शाहजहां के द्वारा। किसने बनवाया था इसको बच्चा? शाहजहां ने इसको बनवाया था। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था, मुगल शासक जो था, वो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि 1739 ईस्वी में, कब? 1739 ईस्वी में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? नादिर शाह ने। ईरानी शासक था नादिर शाह ने आक्रमण किया और यहाँ से तख्त ए ताऊस 70 करोड़ की संपत्ति और कोहिनूर हीरा वगैरह सब लूट कर ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा, फर्रुखसियर जो है इसको क्या कहा जाता था?
तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता बेटा? घृणित कायर। मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के चक्कर में पड़े रहते थे, तो इनको क्या कहा जाता था? रंगीला। ठीक है, वो रंगीला रहे। शाह आलम द्वितीय को बच्चा क्या कहा जाता था? तो इनका नाम था अली गौहर। क्या नाम था बेटा? अली गौहर। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है, क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी इनके उपनाम भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो तख्त-ए-ताऊस जो था, इस पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? तो भारतीय राजा था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला कहते थे। और इसको कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह। अच्छा, तख्त-ए-ताऊस को बनवाया किसने था? तो शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां महल में, अल्मोड़ा जेल में, अहमदनगर के दुर्ग में, बांकीपुर के जेल में। तो देखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को किया गया था। तो अंग्रेज़ों ने सुबह प्रातःकाल ही इस आंदोलन को शुरू होने से पूर्व ही ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया था कि इसके तहत क्या था कि जो व्यक्ति जहां था उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है महात्मा गांधी को आगा खां महल में, कहाँ? आगा खां महल पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके साथ में ही कस्तूरबा गांधी, किसको? कस्तूरबा गांधी को और सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर इसी महल में रखा गया था। यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी जी की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। अल्मोड़ा जेल में जो है वो जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। अहमदनगर के दुर्ग में जो था वो कई सारे कांग्रेसियों को रखा गया था, जैसे कि जयप्रकाश नारायण वगैरह जी को, जो कि बाद में भाग गए थे। और बांकीपुर जेल जो था, यहाँ किसको रखा गया था? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। याद रखिएगा आप लोग। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा दिया था? करो या मरो का नारा जो था वो कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कामी रीता शेरपा, जॉर्डन रोमेरी, फू दोरजी या एडमंड हिलेरी? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले सब पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? फू दोरजी थे। क्या नाम था बेटा? फू दोरजी थे। और यह 9 मई 1984 को चढ़े थे। कब? 9 मई 1984 को। अगर आपसे पूछा जाए कि कामी रीता शेरपा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले कौन? कामी रीता शेरपा। जॉर्डन रेमोरी जो थे सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति तो कौन थे? 13 वर्ष के थे ये, तो जॉर्डन रेमोरी थे। और ये किस देश के थे? अमेरिका के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार, ठीक है, सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो एडमंड हिलेरी प्लस तेनजिंग नार्गे। तेनजिंग नार्गे जो थे, ये दो व्यक्ति जो थे 1953 में सर्वप्रथम पहली बार चढ़ाई की। किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पहली महिला, प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जुंको तबई। क्या नाम था बेटा? जुंको तबई नाम था। और ये कहाँ की थी? तो जापान की थी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है।
नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस झील को हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हनीमून मनाने के बाद सोचने लगना। ठीक है, हनीमून मनाने के लिए पहले तुमको तैयारी करनी पड़ेगी, बाद में गोवा वाले बीच पे जा पाओगे। तो बताइएगा कि टिटिकाका झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या बैकाल झील, बताइएगा। तो निम्न में से किस झील को जो है वो हनीमून लेक के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, टिटिकाका झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिटिकाका झील हो जाएगा। और यह कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, पेरू व बोलीविया की सीमा पर। कहाँ पर है, पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसके साथ में ही इसका एक और फैक्ट है कि यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कैस्पियन सागर क्या है, तो कैस्पियन सागर जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कैसी है, तो खारे पानी की है, ये भी याद रखना। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर मीठे पानी की पूछे तो कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछे तो कैस्पियन सागर रह जाएगी। बैकाल झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील। क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी झील। और बैकाल झील कहाँ पर है बच्चा, तो रूस के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पांचवें प्रश्न का, ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, अवोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, या नल सरोवर अभ्यारण्य पंजाब में। या फिर ये ऑप्शन भी मैंने दे रखा है इस बार कि क्या सभी गलत हैं। अगर सभी गलत हैं तो सबका सही आंसर भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइएगा छठे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर सभी गलत हैं तो सभी के आंसर भी आप लोगों को बताने हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है बच्चों, तो बताइएगा जल्दी से सभी लोग सही आंसर क्या होना चाहिए। और भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है बच्चा, झारखंड में है। ठीक है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है, पंजाब में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में नहीं है, कर्नाटक में है। ठीक है, और नल सरोवर अभ्यारण्य पंजाब में नहीं है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि सभी गलत हैं। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग बताइएगा, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, अबोहर पंजाब में है, सोमेश्वर कर्नाटक में है, और नल सरोवर गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो सही आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिएगा ऑपरेशन फ्लड मतलब श्वेत क्रांति। क्या, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है बताइएगा। तो श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाएगा, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। कब हुआ था बच्चा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 1969 से 1974 तक रही है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी, DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके साथ में ही इसी में जो कृषि दर थी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि वृद्धि दर जो थी वो सर्वाधिक रही।
अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी तो उनमें कृषि वृद्धि दर जो थी वो सर्वाधिक रही थी, लेकिन ठीक है, लेकिन यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही थी। लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही यह योजना, क्योंकि हुआ क्या था कि बांग्लादेश से शरणार्थी वगैरह आ गए थे और थोड़ा मौसम की मार की वजह से ये योजना असफल हो गई थी। इसी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? बताइएगा। तो देखिएगा, निम्न में से कौन से अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है? तो 8वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा का ये जो सदस्य होता है ना, इसकी शपथ ग्रहण करता है और बाद में इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी और राष्ट्रपति भी। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? बताइएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसका शुभारंभ सर्वप्रथम जो है वो कहाँ से या मतलब किस राज्य से किया गया था? तो देखिएगा, याद रखिएगा कब किया गया था। तो देखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री किसने? नेहरू जी द्वारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर जिले से इसको शुभारंभ किया गया था। इसके साथ में दोबारा से 11 अक्टूबर 1959 को, मतलब इसके बाद जस्ट आंध्र प्रदेश में नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा, स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? ये बताइएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो होता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है बच्चा। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत इनको संवैधानिक मान्यता मिली है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। और कहाँ पर है ये? तो भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 का से णा तक क्या है? तो पंचायती राज के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए, सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्रोमियम, लिथियम, ओस्मियम या पोटेशियम? बताइएगा। 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? बताइएगा कि सबसे हल्की धातु जो है इनमें से कौन सी है? तो इनमें से क्या पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। कौन सी है बच्चा? लिथियम है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सबसे कठोर धातु ओस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। कैसी है? सबसे भारी धातु है। और पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कैसी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है, तो ये भी बताइएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है? क्योंकि अधिक तो बता दिए हैं पोटेशियम है, तो सबसे कम भी बताना जरूरी है। तो बताइएगा सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो कौन सी हो जाएगी धातु? तो वो हो जाएगी बेटा सोना।
बाबू वाला सोना नहीं, ठीक है, गोल्ड। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? फ्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइएगा कौन सी गैस जो है वह फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है। तो बताइएगा 11वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या होना चाहिए जल्दी से। तो देखिएगा फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है क्लोरीन। कौन सी है? क्लोरीन है। जल को शुद्ध करने में भी सहायक कौन है? जल को कौन शुद्ध करता है? क्लोरीन करता है, ठीक है। फ्लोरीन क्या होती है? जल को अशुद्ध कौन करेगी? तो फ्लोरीन करेगी। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्स गैस मतलब लाफिंग गैस कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये क्या करती है? तो यह आग बुझाने में सहायक है। किसमें बेटा? आग बुझाने में सहायक कौन सी है? ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है मदरबोर्ड, सेमीकंडक्टर, सीपीयू या कीबोर्ड? बताइएगा 12वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या होना चाहिए कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सही आंसर 12वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कौन सी है बच्चा? कीबोर्ड है, ठीक है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? क्या पूछ लिया जाए? कितनी फंक्शन की होती हैं? आपको पता होगा ना सबसे ऊपर एफ वाली की होती हैं, तो वो कितनी होती हैं? तो बेटा 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं ना। सेमीकंडक्टर किससे बनता है? तो सिलिकॉन। और मदरबोर्ड किसके अंदर होता है? तो सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बच्चा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो महाराज लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। 13वां प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे युवा लोकसभा सदस्य कौन सी हैं? आयशा अजीज हैं, चंद्राणी मुर्मू हैं, आर्या राजेंद्रन हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा 17वीं लोकसभा में, ठीक है, 17वीं लोकसभा में अभी चुना गया है किसको? चंद्राणी मुर्मू जी को। किसको? चंद्राणी मुर्मू जी को चुना गया है। यह सबसे युवा लोकसभा सदस्य हैं और यह कहाँ से हैं? तो यह उड़ीसा की क्योंझोर से। किस सीट से? उड़ीसा राज्य की क्योंझोर से जो है यह लोकसभा सदस्य बनी है। आयशा अजीज कौन है? तो भारत की सबसे युवा पायलट हैं। क्या है बच्चा? भारत की सबसे युवा पायलट हैं और यह बच्चा कहाँ से हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। आर्या राजेंद्रन जो है वो भारत की सबसे युवा मेयर हैं, चेयरमैन मतलब, ठीक है, युवा मेयर हैं, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? तो केरल के तिरुवनंतपुरम की। कहाँ की हैं बच्चा? केरल के तिरुवनंतपुरम की जो है आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर है, ठीक है। तो सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ से की? बताइएगा। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? गांधीनगर, लखनऊ, नई दिल्ली या वाराणसी? बताइएगा। तो देखिएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत जो है वह 24 मार्च 2023 को, कब? 24 मार्च। और 24 मार्च को क्या होता है? तो विश्व टीबी दिवस होता है। क्या होता है? विश्व टीबी दिवस मतलब विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया। कहाँ पर? तो वाराणसी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनका ये संसदीय क्षेत्र है। अच्छा, हमने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो वर्ष 2025 तक जो है हम लोग क्या हो जाएंगे? टीबी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं पर इन्होंने इसके साथ में ही
भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे का भी शुभारंभ शिलान्यास कहाँ पर किया? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में क्या है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। यहीं पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार जो है रानी अहिल्याबाई जी ने कराया था। ठीक है, यहीं पर संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, किसकी? SCO के, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक, पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? वाराणसी में हुई। वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो छोरा गंगा किनारे वाला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो 14वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सज्जन सिंह यादव, यश जयशंकर, सलमान रुश्दी या संजीव सान्याल के द्वारा? बताइएगा कि भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? सज्जन सिंह यादव जी के द्वारा। किसके? सज्जन सिंह यादव जी ने भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी को लिखा है। देखिएगा, यश जयशंकर जी ने कौन सी लिखी है? तो मोदी, ये भारत के विदेश मंत्री हैं, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, सलमान रुश्दी जी ने तो विक्ट्री सिटी, और संजीव सान्याल ने कौन सी लिखी है? तो क्रांतिकारियों द अदर स्टोरी, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बच्चा आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कुछ प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं। सभी लोगों से भैया निवेदन है आंसर वगैरह कर दिया करो, और बाकी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा कमेंट में लिख दिया करिए कि हाँ वीडियो सही है या कुछ भी चीज़ें हैं। नहीं भी ठीक लगती है तो निगेटिव कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो कम से कम ये तो पता लगे कि हाँ मैं कहाँ पर सही हूँ तो मैं वहाँ पर सही कर लूँ, गलत हूँ तो मैं उसको सही कर लूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरुआत किस शहर में हुई? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? और देश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये चारों प्रश्न जो हैं भैया आप लोगों को सही से आंसर करने हैं। बाकी आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी हम लोग अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।